नमस्कार आप सभी को। 2025 में हमारा प्रवेश हो चुका है और नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देखिए, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, हर इंसान का अपना एक टारगेट होता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं और उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए कुछ उद्देश्य आप निश्चित करते होंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए अपने गोल्स को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्वास्थ्य का ख्याल रखना। स्वस्थ रहें, शांत रहें, धैर्य रखें, हिम्मत रखें, साहसी बने और आगे बढ़ते जाएं। नए साल में यदि आपने अपने खुद के लक्ष्य निश्चित नहीं किए हैं तो एक लिस्ट जरूर बनाएं कि आपको इस साल किन किन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। तन मन से लग जाएं। निश्चित रूप से मंगल कामना है कि आपके वो सारे गोल्स फुलफिल होंगे। तो इस वीडियो में बात करते हैं अपन। पिछली क्लास के अंदर हमने कंपनी रूल के दौरान जो डिफरेंट एक्ट्स पास हुए थे उस कैटेगरी में अगर अपन देखें तो हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने अमेंडिंग एक्ट 1781 पढ़ लिया था। हमने पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ा और हमने अमेंडिंग एक्ट 1786 भी पढ़ लिया था। और आज इस वीडियो में हम ये दोनों एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट्स में इन दोनों के बाद में अपन 1833 का पढ़ेंगे और 1853 का पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमारा शुरू होगा कंपनी रूल के बाद में ब्रिटिश क्राउन या फिर क्राउन रूल, जो 1858 से लेकर चलेगा 1947 तक। तो एक बार अपन इनको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन वो भी बात कर ही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। हमें पढ़ना है चार्टर एक्ट 1793। नंबर 5 पर देखिए आप, हमें पढ़ना है द चार्टर एक्ट 1793। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से दोबारा समझें कि इस चार्टर का मीनिंग क्या होता है। चार्टर का मीनिंग आप ये कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, लाइसेंस बोल सकते हैं। फिर आप इसको एक गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, है ना, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। दरअसल कंपनी को मोनोपोली राइट्स दिए गए थे इंडिया में ट्रेड करने के, और वो राइट्स किसके थ्रू दिए गए थे, चार्टर के थ्रू दिए गए थे। तो हमें समझना ये है कि इसके अंदर, इस एक्ट में इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहली बात तो आप ध्यान में रखना कि चार्टर क्या होता है। कोई एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस है, जो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। और फिर अपन बात करें कि देखिए, यहाँ पर कंपनी का जो रूल था ना, उसको एक्सटेंड किया था फॉर 20 ईयर्स ऑफ पीरियड, है ना, ये बात आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट एक इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसको और क्या बोलते हैं। तो वैसे तो देखिए, इनको अपन बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स। क्या बोल सकते हैं अपन, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, ठीक है ना। इसके बाद वाले, इसके पहले वाले जो भी एक्ट्स हैं तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स बोल सकते हैं। हमें पढ़ने हैं इनके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स की बात अपन करते हैं। फीचर्स, हाँ, तो नंबर 1 देखिए आप, इसमें हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के लिए 2 कंडीशन रखी थी कि साहब मुझे ओवरराइडिंग पावर दी जाए, है ना, कि मेरी जो काउंसिल है उस काउंसिल के कुछ स्पेशल जो डिसीजंस होते हैं, स्पेशल केसेस में जो डिसीजंस होते हैं, उनको मैं अधिभावी कर सकूं या फिर ओवरराइड कर सकूं, ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं इसके अंदर। तो जो ओवरराइडिंग पावर गवर्नर इसको दी थी, गवर्नर जनरल को उस समय, तो इस ओवरराइडिंग पावर को क्या कर दिया, फ्यूचर के जितने भी गवर्नर जनरल्स होंगे प्लस प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फीचर, ठीक है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर। ओवरराइडिंग, अच्छा आप मुझे बताएं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो 2 डिमांड थी उनको कौन से एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया था या फिर एक्नॉलेज कर लिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। extended the overriding power
of Governor General to all future, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर कंप्लीट हुआ है। हमने क्या बात की इसमें कि ओवरराइडिंग की जो पावर थी उसको फ्यूचर में आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं उन तक एक्सटेंड कर दी। साथ ही साथ आप ये भी कहेंगे इसमें कि गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को भी इस पावर को एक्सटेंड कर दिया गया, उनको ये पावर दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। और सेकंड फीचर देखो आप, सेकंड फीचर में आप ये कहेंगे इट गेव मोर पावर्स एंड कंट्रोल। इट गेव मोर पावर्स एंड कंट्रोल टू द गवर्नर जनरल over the governments of Madras and Bombay presidencies, Madras and Bombay presidencies। तो एक बार फिर से इसको अपन समझें। देखिए आप, जो मद्रास, ये आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी मानेंगे, ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये क्या हो जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इन दोनों ही प्रेसिडेंसी की जो गवर्नमेंट्स हैं उन गवर्नमेंट्स के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नर जनरल का रहेगा। लेकिन अब यहां पे क्या किया कि गवर्नर जनरल की पावर को और इसके कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, किसके ऊपर, गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। ठीक है ना, तो ये हमारा आपका सेकंड फीचर कंप्लीट हुआ। थर्ड फीचर की बात करते हैं अपन। थर्ड फीचर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। क्या देखा था इसमें कि इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली अच्छा, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब ये हुआ कि आपका विशेष अधिकार है, मीन्स वो काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो कुछ सर्टेन राइट्स हैं, प्रिविलेज कह सकते हो, मोनोपोली राइट्स हैं, है ना। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 years। ठीक है ना, तो थर्ड फीचर हमारा आसान है। हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि कंपनी के पास में जो ट्रेड मोनोपोली है ना, भारत के साथ में, भारत के अंदर ट्रेड मोनोपोली के जो राइट्स हैं उनको अगले 20 सालों तक बढ़ा दिया गया। तो ये एक विशेष बात है, आप इसमें ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 जो हमारा फीचर है, देखिए आप, कमांडर इन चीफ। Commander in Chief was not to be a member of Governor General's Council unless he was so appointed। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये
कि जो कमांडर इन चीफ है ना, सेनाओं का अध्यक्ष है, उस कमांडर इन चीफ को अब यहां पर गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये नेसेसरी होता था कि साहब ये उसका मेंबर होना चाहिए, बट इसमें ये प्रोवाइड किया गया कि साहब कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता है। बट हाँ, अगर उसको इस रूप में अपॉइंट किया तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो पहले था ना कि सर्टेनिटी, निश्चितता थी, उस निश्चितता को खत्म कर दिया कि साहब अब इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल का उसको मेंबर होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखिए आप इसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ, ये दो बातें मैंने लिखी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और स्टाफ। तो इन दोनों के जो मेंबर्स होंगे, है ना, हाँ, इन दोनों के जो मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स की सैलरी कहो, वेजेस कहो, वो अब यहां इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएंगे। ठीक है ना, इंडियन रेवेन्यू से पे किए जाएंगे। मीन्स भारत के अंदर जो राजस्व इकट्ठा कर रही है कंपनी, उसी पैसे से इनके मेंबर्स को सैलरी दी जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा आप। मेंबर्स मैं यहां लिख देता हूं, वर टू बी पेड। तो विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, मैं फिर से बोल देता हूं, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड यू कैन से स्टाफ वर टू बी पेड बाय इंडियन रेवेन्यूज। तो ये सारे प्रोविजंस थे आपके इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद नंबर 6 पढ़ना है अपने को, द चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 को भी आप क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ठीक है, और नंबर 2 जो आप इसमें ध्यान में रखोगे, अगेन यू कैन से रिन्यूड द चार्टर, जो इशू किया था, इशूड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान में रखें, फर्स्ट कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं इसको, और फिर दूसरा आप ये ध्यान में रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिला था इससे पहले, उसको फिर से रिन्यू किया गया। और ऑब्वियसली आप कहेंगे कि कितने समय के लिए, तो अगेन फॉर 20 ईयर्स पीरियड। अगर अपन इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 की बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए आप, कंपनी के पास में ट्रेड मोनोपोली थी, वो इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो बाकी ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, उनको ट्रेड करने के कोई स्पेशल राइट्स नहीं थे उनके पास में। तो यहां क्या किया, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड के ऊपर, उसको अबोलिश कर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें सामने आती है। दूसरा इसमें यह कि कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड इन टी, है ना, चाय में जो उनका ट्रेड होता था, और दूसरा चाइना के साथ जो उनका कारोबार होता था, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, इन दोनों को बरकरार रखा, या फिर कंपनी के जो मोनोपोली राइट्स थे इन दोनों को लेकर उनको कंटिन्यू रखा। तो मैं लिख देता हूं, आप कह सकते हैं इस एक्ट से क्या हुआ, इट अबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड इन इंडिया। It abolished the trade monopoly of East India Company over trade in India. लेकिन अब यहां पर आपको नोट में क्या ध्यान में रखना है, बट इट कंटिन्यूड द मोनोपोली
राइट्स ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना। हाँ, तो नोट में क्या ध्यान में रखोगे आप कि कंपनी के जो मोनोपोली राइट्स थे किसके ऊपर, ट्रेड इन टी को लेकर, और चाइना के साथ जो ट्रेड करती थी कंपनी, है ना, ओपीएम का ट्रेड जो होता था, इन दोनों के संबंध में कंपनी के जो मोनोपोली राइट्स थे उनको बरकरार रखा, कंटिन्यू रखा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से अपन फर्स्ट वाला पॉइंट में चलते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था कि इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड इन इंडिया। मीन्स ये हुआ कि इंडिया के अंदर जो ट्रेड मोनोपोली है कंपनी की वो तो खत्म कर दी, और हमने नोट में ये भी देख लिया कि साहब दो चीजें आप कर सकते हो, वहां पर आपकी मोनोपोली रहेगी। लेकिन फर्स्ट वाले पॉइंट में ये भी ध्यान में रखें आप कि इंडिया में जो ट्रेड करने के जो राइट्स हैं वो अब बाकी सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए भी ओपन कर दिए गए। ठीक है ना, तो ये बात भी आप इसमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट फीचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर में आप देखिए आप, इट asserted the British sovereignty over company's territories in इंडिया। तो ये आपका नेक्स्ट फीचर है। तो इसमें देखिए आपकी क्या लिखा है, इट असर्टेड द ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज हैं, उनके ऊपर स्वामित्व या फिर सॉवरेनिटी जो है ना वो किसकी होगी, ब्रिटिश की होगी, ब्रिटिश क्राउन की होगी। मीन्स आप ये समझ जाएं कि कंपनी की पावर बढ़ रही थी, और कंपनी एक समय ऐसा था कि कंपनी के पास जो सेनाएं थी वो सेनाएं ब्रिटिश के पास में जो सेनाएं थी उनसे भी ज्यादा हो चुकी थी, है ना। तो यहां पर ब्रिटिश ने ये जताने की कोशिश की कि पिताजी तो हम ही हैं, आप हमारे अधीन हैं और संप्रभुता हमारी है, मीन्स अथॉरिटी हमारी है, ठीक है ना, आप हमारे अंडर में हैं। इस तरह की चीजें इसमें दिखाने की कोशिश की गई, असर्ट किया। नेक्स्ट नंबर 3 फीचर क्या होगा, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज। देखो साहब, इस एक्ट में क्या कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि कहां पधारो, इंडिया में आओ, टू कम टू इंडिया टू एनलाइटन दी इंडियंस। तो ये देखिए इसमें क्या कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज भारत आ सकते हैं और भारत के लोगों को प्रबुद्ध कर सकते हैं, उनका नॉलेज बढ़ा सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि भाई साहब हमारे को तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल गंवार हैं। और सच में कहा भी था, इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड। उनको हमारी हिस्ट्री पता नहीं थी, शायद पता भी थी, लेकिन उन्होंने हो सकता है एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की हो कि इंडियंस को सबमिसिव रखो, गुलाम बनाए रखो, जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, ताकि इंडियंस प्राउड फील कर ही नहीं पाए। इंडियंस प्राउड फील करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम कैसे टिकेंगे यहां पर। तो कुल मिला के मॉडिफिकेशन तो बहुत हद तक हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज को यहां पर बुलाया कि आप आए यहाँ पे और यहाँ के लोगों को एनलाइटन करें, अपने ज्ञान की रोशनी से इंडियंस को भी चमकाएं। हाँ, फिर से मैं कहता हूं कि साहब जैसे कि हमारे को तो कुछ आता ही नहीं है, हाँ, बट इनको पता था कि अगर इंडियंस को गुलाम बना के रखना है तो हमारा एजुकेशन इनमें डालना पड़ेगा, ये हमारे जैसे सोचे। इंडियंस कैसे सोचने चाहिए, हमारी तरह सोचने चाहिए, मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न स्टाइल्स ऑफ लिविंग का तौर तरीका पूरा इंडियंस में इनकॉर्पोरेट करना है, तब जाके हम जैसा कहेंगे वैसा ये लोग करते जाएंगे। तो ये आपका थर्ड फीचर ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने अलाउ किया कि इंडिया में आओ और इंडिया के लोगों को क्या करो, एनलाइटन, ठीक है ना। तो नंबर 4 भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है
क्या, तो आप देखें आप, इट प्रोवाइडेड टू स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन it provided to spread the Western education among all the inhabitants of India। तो इसमें क्या कहा गया कि साहब वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड किया जाए, जैसे कि आप इंग्लिश लिटरेचर की बात कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, वेस्टर्न साइंस में टेक्नोलॉजी के अंदर जो इनोवेशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई है वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पर स्प्रेड की जा सकती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो फीचर है, ये हमारा लास्ट फीचर है इस चार्टर एक्ट का, और क्या है देखिए आप, इट ऑथोराइज्ड लोकल गवर्नमेंट्स it authorized the local governments to impose taxes, ठीक है। और फिर इसमें ये भी आप ध्यान में रखें, there was a provision of punishment। तो ये भी प्रोविजन था कि अगर जो टैक्स जो नहीं देगा उसको पनिश भी किया जा सकता था। देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू पे टैक्सेस। ठीक है। हाँ, तो ये आपका लास्ट फीचर था। इसमें क्या कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट्स को हम ऑथराइज करते हैं कि आप टैक्स लगा सकते हो, टैक्स लेवी कर सकते हो, और ये भी प्रोविजन किया कि जो टैक्स पे करने से मना करता है उसका पनिश भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हो चुके हैं। ठीक है, हम दोनों एक्ट को पढ़ चुके हैं। एक बार क्विकली अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आप, हाँ, तो हमने आज क्या पढ़ लिया है, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, और इसके बाद जो चार्टर एक्ट्स आएंगे वो 1833 का आएगा, 1853 का आएगा। ठीक है ना। हमने चार्टर एक्ट 1793 में देखा कि चार्टर क्या होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, लाइसेंस कह सकते हो आप इसको, गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, है ना। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो परमिट कर रहा है ना, मोनोपोली राइट देने की कोशिश कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप इंडिया के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, आपका विशेष अधिकार है। और दूसरा जो मैंने आपसे कहा कि इसमें ट्रेड मोनोपोली थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, फीचर्स में हमने देखा नंबर 1 कि ओवरराइडिंग पावर को आने वाले फ्यूचर में जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं प्लस दोनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स हैं उन तक इस ओवरराइडिंग पावर को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है ना, ये अभी आप इसमें ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट फीचर अपन ने देखा था इसके अंदर कि गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर दी गई, और ज्यादा कंट्रोल दिया गया, किसके ऊपर, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के ऊपर, या फिर हम कहें कि दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नमेंट्स के ऊपर गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर दी गई या फिर और कंट्रोल दिया गया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया, 20 ईयर्स के टाइम के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद नेक्स्ट फीचर हमने देखा कि कमांडर इन चीफ, तो यहां पर जो बाध्यता थी वो बाध्यता खत्म कर दी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर होने की आवश्यकता उसको नहीं है, लेकिन वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर हो सकता है अगर उसको उस रूप में अपॉइंट किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और अदर मेंबर्स हैं जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स को अब इंडियन रेवेन्यू से ही पैसा उनको दिया जाएगा, या फिर यूं कहें कि उनकी जो सैलरी है दे वर टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज, भारत में जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है ना उसी से उनको पे किया जाएगा। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा,
नेक्स्ट हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1813 का, और इसको अपन ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर कंपनी को जो चार्टर दिया गया था ना पहले, उसको रिन्यू किया गया था अगेन फॉर 20 ईयर्स। और इसके फीचर्स की बात करें तो कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली जो थी, ट्रेड मोनोपोली, उसको इन्होंने अबोलिश कर दिया, ठीक है ना। और ये बात भी आप इसमें ध्यान में रखिएगा कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में, उसको खत्म कर दिया। इसका मतलब अब ट्रेड करने का जो अधिकार है वो बाकी ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी मिल सकता है। मीन्स कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट आए और यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना के साथ में जो कैन की कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको बरकरार रखा, है ना। ट्रेड इन टी प्लस दूसरा कौन सा, ट्रेड इन चाइना, इन दो के ऊपर जो मोनोपोली थी कंपनी की उसको कंटिन्यू रखा, बाकी सारा अबोलिश कर दिया था। नेक्स्ट फीचर हमने क्या पढ़ा, देखिए आप, इट असर्टेड द ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। कंपनी की जो टेरिटरीज हैं उनका मालिक कौन है, सर्वे सर्वा कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ना कि कंपनी। ऐसा इसमें फिर से कहा गया ताकि कंपनी को कंपनी की औकात पता पड़े कि साहब ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें यह प्रोविजन भी किया गया कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया में आकर वो इंडिया के लोगों को क्या कर सकते हैं, एनलाइटन कर सकते हैं। इसके बाद हमने फीचर क्या पढ़ा कि इसमें यह भी प्रोविजन किया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड किया जा सकता है, ठीक है ना। वेस्टर्न एजुकेशन की बात अपन कर ही चुके थे कि इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हो, वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू कैन से, तो उसको इंडिया में स्प्रेड किया जा सकता था, इंडिया के लोगों को पढ़ाया जा सकता था। नेक्स्ट और लास्ट इसमें था कि इसने लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया कि वो क्या लगा सकते हैं, लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं, और कोई अगर टैक्स देने से मना करे तो पनिशमेंट का प्रोविजन भी उसमें किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने 2 चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जो भी टारगेट सेट किए हों उनको फुलफिल करने में लग जाएं। और एक बार पुनः आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।